नेक्स्ट देखिए, एसेलरेशन अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल, ये सब आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। एसेलरेशन अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल, एसेलरेशन अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल। प्रिंसिपल नॉर्मल के बारे में हमने आप लोग को डीजी में बताया था, कोई नई चीज़ नहीं है। हमने बताया था 2D में हम लोग जनरली दो ही नॉर्मल्स पढ़ते हैं, एक ही नॉर्मल पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरे नॉर्मल को हम लोग क्या कहते हैं, बाई नॉर्मल कहते हैं। जब 2D की बात करते हैं तो एक टेंजेंट होता है, एक टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होती है जिसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। लेकिन जब 3D की बात करते हैं तो एक एक्सिस Z एक्सिस और बढ़ जाता है जो बाकी दो के परपेंडिकुलर होता है। तो जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है उसको बाई नॉर्मल कहते हैं, टेंजेंट को टेंजेंट कहते हैं, और जो 2D में नॉर्मल था उसको हम लोग प्रिंसिपल नॉर्मल कहने लगते हैं, मतलब मुख्य नॉर्मल, ठीक है। जो 2D में भी नॉर्मल होगा, 3D में भी नॉर्मल होगा, 4D में भी नॉर्मल होगा। ये अलग बात है, 3D में जो एक नई लाइन आई वो दोनों के नॉर्मल हो गए, इसको हम लोग ने बाई नॉर्मल का नाम दे दिया, ठीक है। जैसे 2D में अगर कोई डायग्राम ऐसे और ऐसे है तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, बट इफ वी विल डिस्कस इन 3D दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, दिस नॉर्मल। अब यहाँ पे वो प्रिंसिपल नॉर्मल के नाम से जाना जाता है, मतलब मुख्य नॉर्मल, और ये दोनों के परपेंडिकुलर है इसलिए इसको हम लोग बाई नॉर्मल कहते हैं। तो मोटा मोटी ऐसे हम समझिए कि अगर 2D में होते तो अभी हम लोग ने टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन निकाला था, फिर दूसरा एक्सेलरेशन किसके अलोंग निकालते हैं, नॉर्मल के। चूंकि बात हम 3D में कर रहे हैं तो अभी हम लोगों ने टेंजेंट के अलोंग निकाला है एक्सेलरेशन, अब किसके अलोंग निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल के, मतलब नॉर्मल लाइन के ही अलोंग निकाल रहे हैं। तो नॉर्मल का ही नाम 3D में आके प्रिंसिपल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। लिखिए लिखिए, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल आर, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल आर, क्या होता है प्रिंसिपल नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन, रो d2x बाई ds स्क्वायर कॉमा रो d2y बाई ds स्क्वायर कॉमा रो d2z बाई ds स्क्वायर। ठीक है। अभी हम आप लोग को समझा रहे थे कि ये कोई कर्व है, कर्व के किसी पॉइंट पर हमको एक्सेलरेशन का कंपोनेंट पता है। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या था, d2x बाई dt स्क्वायर, d2y बाई dt स्क्वायर, d2z बाई dt स्क्वायर, ठीक है अभिषेक। ये इस पॉइंट का टेंजेंट हो गया, ये इस पॉइंट का प्रिंसिपल नॉर्मल हो गया। अगर प्रिंसिपल नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन हमको पता हो तो इसको डायरेक्शन कोसाइन के अगर अलोंग लाना होगा तो इसका मल्टीप्लाई इन सब में कर देंगे, जैसा भी पीछे किया था। तो अगर हमको प्रिंसिपल नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट चाहिए तो सबका मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के साथ ही हमको मिलेगा रो d2x बाई ds स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे d2x बाई dt स्क्वायर में, प्लस रो d2y बाई ds स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे d2x बाई dt स्क्वायर में, प्लस रो d2z बाई ds स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे d2z बाई dt स्क्वायर में। बताइए मेरी बात से सहमत है आप लोग, ठीक है काजल। नीचे से लिखिए hence the component of acceleration, hence the component of acceleration along principal normal is, hence the component of acceleration along principal normal is, चलिए ब्लैक बोर्ड पे देखिए, छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए, इज इक्वल टू रो d2x बाई ds स्क्वायर
इसका मान पीछे वाले क्वेश्चन से अगर हम लोग लिखेंगे तो आएगा dx बाई डी एस इंटू डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी टू एक्स बाई डी एस स्क्वायर इंटू डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस रो डी टू वाई बाई डी एस स्क्वायर। इस टर्म को लिखेंगे तो डी वाई बाई डी एस इंटू डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाई डी एस स्क्वायर इंटू डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस रो डी टू जेड बाई डी एस स्क्वायर ब्रैकेट में डी जेड बाई डी एस डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी टू जेड बाई डी एस स्क्वायर इंटू डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर। क्लियर है? फिर देखिए इज इक्वल टू रो, एक काम करिए, सबसे पहले डी एस डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को अलग लिखवाइए। तो रो डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को अगर हम लिखते हैं, ये है और ये है, इसके कोफिशिएंट्स को लिखवाइए। बोलिए क्या आएगा? डी एक्स बाई डी एस इंटू डी टू एक्स बाई डी एस स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एस इंटू डी टू वाई बाई डी एस स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी एस इंटू डी टू जेड बाई डी एस स्क्वायर प्लस उसके बाद डी एस बाई डी टी के कोफिशिएंट को होल स्क्वायर को लिखेंगे तो मिलेगा रो डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डी टू एक्स बाई डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी टू जेड अपॉन डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? फिर देखिए इसको मान लीजिए नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 1, कुछ हुआ नहीं है ना अभी, बस। फिर देखिए सिंस रो डी टू एक्स बाई डी एस स्क्वायर रो डी टू वाई बाई डी एस स्क्वायर रो डी टू जेड बाई डी एस स्क्वायर आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल दिस इम्प्लाइज दैट, बोलिए क्या मिलेगा? रो स्क्वायर डी टू एक्स बाई डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट डी टू एक्स बाई डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाई डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी टू जेड बाई डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई रो स्क्वायर। ठीक है, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 2 एंड फिर देखिए टेंजेंट का डायरेक्शन कोसाइन होता है डी एक्स बाई डी एस, डी वाई बाई डी एस, डी जेड बाई डी एस। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट का सम किसके बराबर होगा? 0। दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। फिर देखिए सिंस डी एक्स बाई डी एस कॉमा डी वाई बाई डी एस कॉमा डी जेड बाई डी एस आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट लाइन which is perpendicular to principal normal, which is perpendicular to principal normal। thus दोनों का डॉट प्रोडक्ट का सम क्या होगा? 0। thus रो डी टू एक्स बाई डी एस स्क्वायर का डॉट प्रोडक्ट डी एक्स बाई डी एस से
प्लस रो d2y/ds² का डॉट प्रोडक्ट dy/ds से प्लस रो d2z/ds² का डॉट प्रोडक्ट dz/ds से किसके बराबर होगा? 0। दिस इम्प्लाइज दैट d2x/ds² dx/ds प्लस d2y/ds² इंटू dy/ds प्लस d2z/ds² इंटू dz/ds इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 का यूज़ कर देंगे 1 में। यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 in equation 1 we can say that, यहाँ बीच में लिख रहे हैं, जगह नहीं है मेरे पास। we can say that acceleration along principal normal is, चलिए देखिए ये वाला पूरा टर्म 0, इस वाले टर्म का मान आएगा 1/ρ², रो से रो कटेगा, मिलेगा 1/ρ ds/dt का होल स्क्वायर। ठीक है, उतार लीजिए। तीसरी कौन सी लाइन अब होती है? टेंजेंट हो गया, प्रिंसिपल नॉर्मल हो गया, बाई नॉर्मल।
आज थोड़ा हम लंबा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज या कल एक दिन थोड़ा लंबा पढ़ाएंगे। थोड़ा लंबा का मतलब जो 1.25 तक क्लास, 2.5 घंटे का क्लास चलता है वो लगभग 3 सवा 3 घंटे का चलेगा। आज या कल एक दिन जब पढ़ा देंगे तो कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल तो छुट्टी होगी कॉलेज की, है ना, शिवरात्रि है, जल्दी आ जाइएगा कल। इन तीनों आर्टिकल में से एक आर्टिकल आता है, टेंजेंट, प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल में से एक आर्टिकल आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। हो गया अभिषेक? चलिए नेक्स्ट लिखिए, एक्सेलरेशन अलोंग बाई नॉर्मल। एक्सेलरेशन अलोंग बाई नॉर्मल, एक्सेलरेशन अलोंग बाई नॉर्मल। अगर हम आपको बाई नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन बता दें
तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स को डायरेक्शन कोसाइन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और फिर क्या करेंगे, सॉल्व करने का तरीका एक है ds/dt के होल स्क्वायर का कंपोनेंट और d2s/dt स्क्वायर का कंपोनेंट, सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लिखिए द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बाइनॉर्मल आर, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बाइनॉर्मल आर dy/ds इंटू d2z/ds स्क्वायर माइनस dz/ds कॉमा d2y/ds स्क्वायर, ये L है, कॉमा m का मान dz/ds इंटू d2x/ds स्क्वायर माइनस dx/ds इंटू d2z/ds स्क्वायर का मान, m का मान है, और n का मान होता है dx/ds इंटू dx/ds इंटू d2y/ds स्क्वायर माइनस dy/ds इंटू d2x/ds स्क्वायर का मान होता है। ये L है, ये M है, और ये क्या है, N, कॉमा दे करके लिखिए। हो गया, नीचे से लिखिए हेंस द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, hence the component of acceleration along binormal is, hence the component of acceleration along binormal is, क्या करेंगे अभिषेक, इसमें एक्सेलरेशन के कंपोनेंट d2x/dt स्क्वायर था ना, t स्क्वायर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, प्लस इसमें d2y/dt स्क्वायर का मल्टीप्लाई, प्लस इसमें d2z/dt स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू, क्यों भाई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, जरा मान बोलते चलिए, इसका मान बोलिए, dx/ds इंटू d2s/dt स्क्वायर प्लस d2x/ds स्क्वायर इंटू ds/dt का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू है, ब्रैकेट वाला टर्म ऐसा सच लिख रहे हैं dy/ds इंटू d2z/, हाँ आ रहा है, छोड़ो ड्रेस छोड़ो, ds स्क्वायर माइनस dz/ds इंटू d2y/ds स्क्वायर, जो सेलफोन ले जाओ मेरा, प्लस इसकी वैल्यू लिखेंगे, अच्छा ये ले जाओ, तुम भी इससे लड़ाई करना, लो लो लो, ये ले जाओ चलिए देखिए, dy/ds इंटू d2s/dt स्क्वायर प्लस d2y/ds स्क्वायर इंटू ds/dt का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई, साथ में आएगा dz/ds इंटू d2x/ds स्क्वायर माइनस dx/ds इंटू d2z/ds स्क्वायर प्लस d2z/dt स्क्वायर का मान लिखेंगे तो dz/ds इंटू d2s/dt स्क्वायर प्लस d2z/ds स्क्वायर इंटू ds/dt का होल स्क्वायर इंटू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इससे dx/ds इंटू d2z/ds स्क्वायर माइनस कुछ गलत लिख दिए, ये y होगा ना, d2y/ds स्क्वायर माइनस dy/ds इंटू d2x/ds स्क्वायर। कोई डाउट इतने में? अब देखिए इज इक्वल टू किसका किसका कॉम्पोनेंट्स मैंने आपसे कहा था, सबसे पहले कहा था d2s/dt स्क्वायर के कोफिशिएंट को यहाँ लिखेंगे
और फिर ds/dt के होल स्क्वायर के कोफिशिएंट को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देखिए लिखवाइए, d2s/dt² का कोफिशिएंट क्या है, dx/ds। इस dx/ds का मल्टीप्लाई इस पूरे में करने चल रहा है, ठीक है। कराइए, बोलिए। हाँ, dx/ds इंटू dy/ds इंटू d2z/ds² माइनस dx/ds इंटू dz/ds इंटू d2y/ds², ठीक है। यहाँ पे d2s/dt² का कोफिशिएंट क्या है, dy/ds, इस पूरे में मल्टीप्लाई करिए, प्लस dy/ds इंटू dz/ds इंटू d2x/ds² माइनस dy/ds इंटू dx/ds इंटू d2z/ds²। इसका कोफिशिएंट क्या है, dz/ds, मल्टीप्लाई करवाइए, प्लस dz/ds इंटू dx/ds इंटू d2y/ds² माइनस dz/ds इंटू dy/ds इंटू d2x/ds², ठीक है। प्लस अब की बार ds/dt के होल स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाइए, ds/dt का होल स्क्वायर करवाइए। ds/dt के होल स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, इस पूरे का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए क्या आएगा, d2x/ds² इंटू d2z/ds² इंटू dy/ds, सेम टाइप के टर्म को एक साथ लिख दिए, माइनस d2x/ds² इंटू d2y/ds² इंटू dz/ds, सॉरी, ठीक है, प्लस d2y/ds² इंटू d2x/ds² इंटू dz/ds माइनस d2y/ds² d2z/ds² इंटू dx/ds, फिर कराइए, प्लस d2z/ds² d2y/ds² इंटू dx/ds माइनस d2z/ds² d2x/ds² इंटू dy/ds, ठीक है। अब कटना पिटना देखिए, कौन कट पिट रहा हमको भी नहीं पता। x y z, देखिए x y z, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से क्या होगा, कैंसिल, ठीक है। उसके बाद देखिए x z y, ये इससे क्या होगा, कैंसिल। ये y z x इससे क्या होगा, कैंसिल। तो ये वाला टर्म आपस में सब कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, 0। इसको देखिए, x z y पहला वाला, x z y पहला वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, प्लस माइनस के साथ। x y z, x और y का डबल कंपोनेंट और z का सिंगल कंपोनेंट, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और ये y z ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सब कट पिट करके क्या आएगा, ठीक है। मतलब बाई नॉर्मल के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है, 0। उतार लीजिए।
हो गया भाई। हो गया, बोले, लिखिए हैंस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, हैंस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग बाई नॉर्मल वेनिशन। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग बाई नॉर्मल इज वेनिशेस। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। बोले, लिखिए अ पार्टिकल मूव्स इन अ कर्व, अ पार्टिकल मूव्स इन अ कर्व, कॉमा देयर बीइंग, BEING, there being no friction, there being, BEING, being no friction under forces such as occur, OCCUR, such as occur in nature, such as occur in nature, full stop, to show that the change in its kinetic energy, to show that the change in its kinetic energy as it passes from one position to the other, as it passes from one position to the other, comma, is independent of the path, is independent of the path followed by the particle, followed by the particle, and depends only on its initial and final position, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बाद में बात कर लेंगे। कट गया जाओ। एंड डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए क्या कह रहा है इस थ्योरम में कि कोई भी पार्टिकल किसी कर्व पे मूव कर रहा है जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, जैसा कि फ्रिक्शन हमारी प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस नहीं होगा। रेजिस्टेंस का मतलब अगर आप फर्श पे चलते भी हो तो भी रेजिस्टेंस है। जितनी तेज हम चिल्ला करके बोल रहे हैं पीछे तक आवाज़ नहीं जाएगी, एयर का रेजिस्टेंस है, मतलब वो रेजिस्टेंस हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। तो कह रहा है आपसे कि दिखाइए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कुछ और नहीं बल्कि उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी, और वो उस पाथ से इंडिपेंडेंट होगी जिस पे हमारा पार्टिकल चलेगा। जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं तब भी मेरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगी। अगर हम यहाँ से यहाँ तक वी शेप बनाकर आ रहे हैं तब भी मेरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगी। दैट मीन्स ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी किस पाथ से होकर के हम आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, डालिए प्रूफ।
लिखिए लेट कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y कॉमा कैपिटल Z बी द कंपोनेंट ऑफ फोर्स let capital X comma capital Y comma capital Z be the component of force and the direction cosine of tangent R and direction cosine of tangent R क्या लिखवाए थे dx by ds comma dy by ds comma dz by ds। अभी कुछ दिन पहले हम कल या परसों में आपसे जिक्र कर रहे थे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन बताता है, टेंजेंट। अगर आपसे कहा गया डायरेक्शन ऑफ मोशन तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो दिशा होती है वही डायरेक्शन ऑफ मोशन बताती है, या जो टेंजेंट लाइन होती है वही डायरेक्शन ऑफ मोशन बताती है। तो अगर हमको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना होगा तो कंपोनेंट्स x, y, z का इनमें क्रमशः मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट की दिशा में मिलेगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन की दिशा में मिलेगा। ठीक है, लिखिए नीचे से then resolving along the tangent in form of equation of motion is ये सब फोर्स है तो x फोर्स का कंपोनेंट dx बाई ds की दिशा में, y कंपोनेंट dy बाई ds की दिशा में, z कंपोनेंट dz बाई ds की दिशा में, और रिजल्टेंट फोर्स m इंटू a होता है। फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू a। m इज द मास ऑफ द बॉडी, a इज द एक्सेलरेशन। अभी आपने लिखा टेंजेंट की दिशा में एक्सेलरेशन क्या होता है, d2s बाई dt स्क्वायर, डिराइव कराया। ठीक है, फिर देखिए लिखिए ये चीज़, हो गया। नीचे से लिखिए वेयर d2s बाई dt स्क्वायर, वेयर d2s बाई dt स्क्वायर आर एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट। अभी पीछे बताते थे थीटा डबल डॉट वाले एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने के लिए 2 थीटा डॉट का मल्टीप्लाई करते थे, तो s डबल डॉट को इंटीग्रेट करना हो तो पहले 2s डॉट का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट। नीचे से लिखिए मल्टीप्लाइंग बाई 2s डॉट and then integrating comma we get देखिए ट्रू एस डॉट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m एस डॉट एस डबल डॉट इज इक्वल टू ये ब्रैकेट वाला टर्म जो है वो और 2s डॉट। ठीक है, इंटीग्रेट करने चल रहे हैं तो ये आएगा m s डॉट का स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखिए यही आना चाहिए, m 2s डॉट s डबल डॉट इज इक्वल टू, बाकी ये ब्रैकेट वाले टर्म में सब में नीचे s है, क्यों भाई अभिषेक, और इसका मतलब होता है ds बाई dt, इंटीग्रेट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, ये इससे कटेगा ये सब इससे कटेंगे, टोटल डिफरेंशिएशन की परिभाषा आ जाएगी। क्या मिलेगा, m s डॉट मतलब ds बाई dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इंटीग्रल का साइन यहाँ रहेगा ही रहेगा, टोटल डिफरेंशिएशन की परिभाषा से x dx प्लस y dy प्लस z dz मिलेगा।
ठीक है अभिषेक, लिखिए इसको, डालिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखिए थ्योरम में दिया है कि ये जो फोर्सेस हैं ये वो फोर्सेस हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, लिखिए इस बात को, सिंस द फोर्सेस आर such as occur in nature, OCCUR, occur in nature, full stop, therefore the forces are one valued function, therefore the forces are one valued function of the distance from the fixed point and hence the quantity x dx plus y dy plus z dz कई बार आपको बताया ना, देखिए इधर देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक, तो मान ले रहे कोई फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई जेड का, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा, क्योंकि ये भी किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। तो मान ले रहे हैं कि ये क्वांटिटी किसी फंक्शन इसके बराबर है जिसका डिफ्रेंशिएशन इसी के बराबर आएगा। ठीक है, नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट करते थे तो ये मिलता था, इसको इंटीग्रेट करते थे तो ये मिलता था। ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमको पता नहीं कि ये कैसे इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेशन लगा है। तो मान ले रहे ये पूरी क्वांटिटी फाई एक्स वाई जेड के बराबर है। ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलना चाहिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलना चाहिए और इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये मिलना चाहिए। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये किसका किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, तो जो मिलेगा वो भी किसका किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड का। तो मान ले रहे हैं इसको इंटीग्रेट करने के बाद एक नया फंक्शन मिला, वो किसका किसका होगा, एक्स वाई जेड का। अब समझ में आया, लिखिए वही लिखवा रहे हैं, of the distance from fixed point and hence the quantity x dx plus y dy plus z dz is the differential of some function phi ब्रैकेट में x y z। जैसे देखिए इसको इंटीग्रेट करने पर ये आया था तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, ये किसका फंक्शन था, एस डॉट का, तो जो मिला वो भी किसका फंक्शन है, एस डॉट का। ये किसका फंक्शन था, एक्स वाई जेड का, तो इंटीग्रेट करने पर एक नया फंक्शन आएगा, वो भी किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड का, तो इसकी जगह ये लिख देंगे। ठीक है, नीचे से लिखिए, हेंस इक्वेशन वन बिकम्स यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया आपने, भूल के करना। ठीक है, 2s डॉट का मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, ठीक कर लीजिएगा, ऊपर 2। देखिए क्या मिलेगा, बोले ये इधर ले आइए, हाफ m ds बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड, साथ में एक कांस्टेंट आएगा c, दिस इम्प्लाइज हाफ
एन, रिजल्टेंट वेलोसिटी को v स्क्वायर से लिखते हैं एक्स वाई जेड, साथ में एक कांस्टेंट आएगा c, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, लिखिए। ये किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई जेड पर वेलोसिटी हो गई या काइनेटिक एनर्जी हो गई, गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर। अगर मान ले रहे इनिशियल पॉइंट हमारा x नॉट वाई नॉट जेड नॉट है और इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी v नॉट है, तो इक्वेशन बनेगा हाफ m v नॉट का स्क्वायर फाई एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, साथ में एक कांस्टेंट सी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 कॉमा वी गेट 2 और 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एक्स वाई जेड माइनस फाइव एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। सी से सी क्या होगा, कैंसिल। काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बराबर होती है, यही शो करना था। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स पोजीशन, फाइनल पोजीशन दैट माइनस इनिशियल पोजीशन। उतारिए, लिखिए इक्वेशन 2 के नीचे से if x naught comma y naught comma z naught, if x naught comma y naught comma z naught be the starting point, and v naught be its initial velocity, and v naught be its initial velocity, then from equation 2 comma we have, then from equation 2 comma we have 3 लिख लीजिए, ये 3 लाइन लिख लीजिए, तीनों लाइन लिखिए। हो गया, नीचे से लिखिए द LHS ऑफ इक्वेशन 4, द LHS ऑफ इक्वेशन 4 is the change in kinetic energy, the LHS of equation 4 is the change in kinetic energy and RHS depends on, and RHS depends on the position of initial point and the point under consideration, and the point under consideration. Full stop. Hence kinetic energy does not depends on path. Hence kinetic energy does not depends on path.
ठीक है, एक लास्ट आर्टिकल एक और लिखिए, बाकी फिर कल बताएंगे।